हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो बड़े सारे कंफ्यूजन्स होंगे, ये गवर्नमेंट क्या होती है, ये सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, ये रूरल क्या होता है। तो डोंट वरी, हर एक टर्म को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी इस चैप्टर में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करते हैं एक स्टोरी के साथ। स्टोरी है एक छोटे से गांव की जिसका बहुत ही क्यूट सा नाम है चीकूपुर। तो चीकूपुर के लोगों की ना एक बहुत ही अजीब सी आदत थी, और आदत ये थी कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती थी, बल्ब फ्यूज हो गया, काऊ शेड की छत टूट गई या फिर गड्ढा पड़ गया किसी भी सड़क में, तो वो सीधा चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिख देते थे। हाँ, सच में, जैसे किसी ने लिखा कि हमारे सड़क के गड्ढे ठीक करा दीजिए, किसी ने लिखा हमारे कुएं की दीवार टूट गई है उसे ठीक करा दीजिए, किसी ने कहा हमारे घर का बल्ब फ्यूज हो गया है उसे ठीक करा दीजिए। तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ चिट्ठियां जाती रही सीएम साहब के पास, और सीएम साहब ने गुस्से में आकर कहा कि मैं 500 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, क्या मैं हर किसी गांव के गड्ढे ठीक करा पाऊंगा या मैं हर किसी स्ट्रीट लाइट का बल्ब ठीक करा पाऊंगा? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो तभी उस गांव के एक 12 साल के छोटे से बच्चे ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर गांव के बड़े बुजुर्ग भी सोच में पड़ गए। और उसने सिर्फ इतनी सी बात कही कि अगर प्रॉब्लम्स हमारी हैं, प्रॉब्लम्स हमारे गांव की हैं, तो सॉल्यूशन भी तो हम निकाल सकते हैं। ये बात सुन के लोगों को लगा कि बात तो सही है। तो अगले दिन सुबह सभी बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े सब लोग एक बैनियन ट्री के नीचे मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने गांव की प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करेंगे, हम अपने लीडर्स खुद चुनेंगे, हम अपने लिए पंच और सरपंच खुद चुनेंगे। और फिर क्या था, कुछ ही महीनों में गड्ढे भी ठीक हो गए, गांव की शेड भी ठीक हो गई, वहां स्ट्रीट लाइट के बल्ब्स भी ठीक हो गए और गांव एकदम सही तरीके से चलने लगा। तो बस यही होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जहां पर लोग, एक गांव के लोग मिलकर अपना एक लीडर चुनते हैं और अपने गांव की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इसे हम बुलाते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो गांव का राज कैसा होता है, कैसे लीडर्स चुने जाते हैं, कैसे वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, यही सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं चैप्टर की एकदम डिटेल्स में। अगर हम इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के मैप में एक तो स्टेट्स आती हैं, राइट, और स्टेट्स को और हम जूम इन करते जाएं तो छोटे छोटे सिटीज, टाउन्स और छोटे छोटे विलेजेस आते हैं, जो बहुत ही, अगर हमारा देश देखे तो बहुत ही वास्ट है, राइट। 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश में। तो इन लोगों को अगर मैनेज करना है, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो क्या आपको लगता है कि जो सेंटर में, जो दिल्ली में सरकार बैठी है, वो बिहार के हर छोटे गांव में या फिर राजस्थान के डेजर्ट में जाकर या फिर बिल्कुल साउथ के कोने में जाकर हर एक प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर पाएगी? तो अगर हम प्राइम मिनिस्टर को ये चिट्ठियां लिखते रहें कि हमारे यहाँ पर लाइट नहीं है, सड़क नहीं है, तो क्या वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे दे पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए हमने गवर्नमेंट को बांटा होता है 3 लेवल्स पर। एक तो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है जिसे हम सेंटर की सरकार बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके नीचे आती है स्टेट की सरकार, जैसे अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी सरकारें। उसके नीचे आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास जिसे हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, वो है लोकल गवर्नमेंट। एक ऐसी गवर्नमेंट जो ग्रास रूट लेवल पर काम करती है, जो बिल्कुल लोकल लेवल पर काम करती है और जो लोगों के साथ बिल्कुल कनेक्टेड होती है। अब एजुकेशन पॉलिसी सेंटर से बनकर आ रही हैं, बट वो लोग डायरेक्टली हमें नहीं जानते हैं, राइट। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्टली नहीं जानते हैं। वो प्रॉब्लम्स ब्रॉडली देखकर उनको सॉल्व कर रहे हैं, करेक्ट। लेकिन अगर हम एक लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर जो लोग वहाँ पर इलेक्टेड होते हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं, वो लोगों के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं।
तो इसे बोला जाता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी या फिर ग्रास रूट लेवल गवर्नमेंट। बात समझ आई? तो सबसे पहले आपकी क्लास में ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट होती क्या है। तो गवर्नमेंट बेसिकली कोई एक बिल्डिंग नहीं होती है। गवर्नमेंट इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मैनेजेस एंड रन्स अ कंट्री। ठीक है, अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके पास कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। कोई मिनिस्टर है जो रेलवे संभाल रहा है, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, कोई एक्सटर्नल अफेयर्स को संभाल रहा है, कोई होम मिनिस्ट्री देख रहा है। तो इस तरह एक प्राइम मिनिस्टर के नीचे बहुत सारे लोग हैं और ये सारे लोग इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर मिलकर बनाते हैं गवर्नमेंट, जो लोगों को मैनेज करते हैं और जो कंट्री को मैनेज करते हैं और कंट्री को चलाते हैं। तो वो क्या करते हैं? दे मेक रूल्स एंड लॉज एंड दे कीप थिंग्स इन ऑर्डर। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो अपना पूरा जोर लगा देंगे ताकि लोग प्रॉब्लम्स को समझे, औरों की प्रॉब्लम्स को भी समझे और एक सही डायरेक्शन में चले। सो दे ऑल्सो कीप थिंग्स इन ऑर्डर एंड टेक केयर ऑफ द पीपल्स नीड, कि लोगों की नीड्स क्या है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी तो लिख दे रहे हैं, क्या पता वो उनके पास पहुंच गई, उन्होंने सॉल्यूशन दे दिया। लेकिन अब आप सोचो कि कितने हजारों गाँव हैं हमारे देश में, हर एक अगर उनको चिट्ठी लिखेगा कि हमारे यहाँ पर बिजली नहीं है या पानी नहीं है या रोड नहीं है, वो सबकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी देयर इज अ गवर्नमेंट हु विल एड्रेस दीज नीड्स, जैसे कि roads, schools. They also provide electricity, water, protecting our country, helping in floods, earthquakes and other problems. तो government जो है it works to make sure कि जो भी citizen है हमारी country में वो safe हो और वो खुश रहे। ये ध्यान रखना हमारी government का काम है। तो government क्या है? अगर आपसे अब कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे कि क्या कोई एक building है जिसे हम government बुलाते हैं? नहीं, a group of people who govern, who manages and runs a country, that is called as a government. तो वो क्या करते हैं? वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, समझते हैं और उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। So that's what a government is. Now coming on to why one government isn't enough. तो अब जैसे हमने बात की कि सबसे पहले हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काफ़ी सारी स्टेट्स आती है और उन स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं और इन्हीं में ना नीचे दो तरह की गवर्नमेंट्स आती हैं। वन इज द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और दूसरी होती है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। करेक्ट। तो बात ये है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट क्यों नहीं चलेगी, मतलब हमें एक से ज़्यादा गवर्नमेंट के होने की ज़रूरत क्या है। सो अगर हम अपनी ही कंट्री को देखें तो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब देयर आर मोर देन 1.3 मिलियन पीपल, राइट। सो प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली कैन नॉट एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी डिस्टिंक्ट विलेज, राइट, टू इंश्योर कि हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो। गवर्नमेंट जो है इंडिया में 3 लेवल्स पे ऑपरेट करती है। कौन कौन सी है वो मैंने आपको बता ही दिया। तो अगर आपके स्कूल में जैसे कोई दिक्कत है, अब आपके किसी बच्चे ने आपके ऊपर इंक फेंक दी, आपकी यूनिफॉर्म गंदी हो गई, या आपका टिफिन आप स्कूल घर पर भूल गए, या आप आज पेंसिल लाना भूल गए हो, तो हर एक प्रॉब्लम को प्रिंसिपल एड्रेस नहीं करेगी। उसके लिए आपके टीचर्स, आपके क्लास मॉनिटर्स हैं जो उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे, राइट। वैसे ही देश की हर एक प्रॉब्लम को प्राइम मिनिस्टर एड्रेस नहीं कर सकते, लेकिन देयर आर गवर्नमेंट्स एट द लोअर लेवल जो हमारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती हैं। नाउ जैसे हमने अभी बात की कि एक सेंटर में गवर्नमेंट है, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बुलाते हैं। वो फर्दर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स में डिवाइड होती है। यही स्टेट गवर्नमेंट्स रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाती है। तो रूरल मतलब कि वो गवर्नमेंट जो विलेजेस में होती है और वो गवर्नमेंट जो सिटीज या फिर कुछ बड़े बड़े टाउन्स में होती है। तो इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे विलेजेस वाली गवर्नमेंट, तो दैट इज द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो शुरू करते हैं, हर एक गवर्नमेंट को थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे।
तो शुरू करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बुलाते हैं। तो ये हमारी होती है केंद्र की सरकार, राइट। तो इसे क्या बोलते हैं? केंद्र की सरकार, केंद्रीय सरकार। ओके तो ये कहाँ होती है? ये हमारी कैपिटल में होती है। जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया मतलब दिल्ली में हमारी केंद्र की सरकार है, और ये वो इश्यूज को हैंडल करती है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं। जैसे हमारे देश की सुरक्षा कौन हैंडल करता है? डिफेंस मिनिस्ट्री। तो कहाँ से हैंडल होती है? सेंटर से। वैसे ही हमारे देश की पोस्टल सर्विसेज, वो भी कहाँ से? अगर आपने कश्मीर से कन्याकुमारी को कोई चिट्ठी भेजी है या कोई पार्सल भेजा है, तो उसको भेजने का एक प्रॉपर जो सिस्टम है वो पोस्टल सर्विसेज से होगा। कौन हैंडल करता है? अगेन हमारी केंद्र की सरकार। रेलवेज, अगर आपको मुंबई से पटना जाना है तो जो रेलवेज है जो अलग अलग स्टेट से होकर निकल रही है, तो इसको भी कौन मैनेज करता है? हमारी रेलवे मिनिस्ट्री। कहाँ पर है? हमारी केंद्र की सरकार में, राइट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इस तरह ये सारी चीजें जो नेशनल इंपॉर्टेंस की होती हैं, जहां पर एक से ज्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं, जहां पर लोगों की कनेक्टिविटी की बात है, सुरक्षा की बात है, ये सारी चीजें कौन करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। सो जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हैं डिफेंस, नेशनल फाइनेंस, जो हम टैक्स देते हैं उसका कहाँ पर यूज होगा, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है। देन फॉरेन एक्सचेंज, रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज, ये सब कुछ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट देखती है, और इसको लीड करते हैं कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, जो आज के टाइम पर हैं नरेंद्र मोदी जी। एंड ही मेक श्योर, मतलब ये जो सेंटर की गवर्नमेंट है या केंद्र की सरकार है, इट मेक श्योर कि हमारी कंट्री जो है वो स्मूथली रन करे, और एक नेशन की तरह, कि ऐसा नहीं कि अब ट्रेन चली है, आप चले हो कश्मीर से कन्याकुमारी, तो हर स्टेट के बाद आपको ट्रेन बदलनी पड़ जाए, राइट। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप वहां से चलते हो और दूसरे एंड तक आप एक ही ट्रेन में एक बहुत ही स्मूथ जर्नी के साथ पहुंचते हो। तो ये सारी चीज़ें कि हमारी कंट्री एक अच्छे से चले, अच्छे से काम करे, ये हमारी केंद्र की सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर करती है। अब आते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट पर। तो हमारी कंट्री में हैं टोटल 28 स्टेट्स। तो 28 स्टेट्स जो हैं उन सब स्टेट्स को की अपनी एक सरकार है, और वो सरकार कहाँ है? उस स्टेट की कैपिटल में। जैसे हिमाचल की कैपिटल है शिमला, तो शिमला में स्टेट गवर्नमेंट होगी। वहीं पर महाराष्ट्र की है मुंबई, तो महाराष्ट्र स्टेट है जिसकी कैपिटल है मुंबई। तमिलनाडु स्टेट है जिसकी कैपिटल है चेन्नई। तो इस तरह हर एक स्टेट की एक अपनी अपनी सरकार होती है, और वो भी उसकी कैपिटल सिटी में होती है। सो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेट, और हर एक स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है जो स्टेट की कैपिटल में है। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? अब स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है स्टेट के अंदर के मैटर्स को देखना, सिर्फ स्टेट के अंदर के। जैसे कि स्टेट के अंदर जो कानून व्यवस्था है, जो पीस है, वो बनी रहनी चाहिए। तो पुलिस स्टेट गवर्नमेंट की होती है। पुलिस कभी नेशनल लेवल की नहीं होती है। पुलिस जो है वो अपनी अपनी स्टेट की पुलिस होती है। देन स्टेट बोर्ड्स होते हैं, जैसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या बिहार स्टेट बोर्ड या उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड। तो इनके अपने अपने एजुकेशन सिस्टम होते हैं, राइट। तो CBSE, ICSE ये तो हमारे नेशनल लेवल के हैं। बाकी स्टेट के भी अपने अपने एजुकेशन सिस्टम्स होते हैं, अपने अपने एजुकेशन बोर्ड्स होते हैं। तो उनको भी, मतलब उनका भी ध्यान रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लोकल ट्रांसपोर्ट, तो जितने भी बसेस, राइट, ऑटोज, ये सब चलते हैं ना, ये होते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट होता है जो सिर्फ स्टेट के अंदर रहता है। देन मैनेजिंग द हेल्थ सर्विसेज, तो हॉस्पिटल्स जो होते हैं, फिर PHCs होते हैं, ये आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। देन कंडक्टिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अगेन दे कम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। स्टेट पे सड़क बनवानी है, अब आप प्रधानमंत्री को बोलो कि बिहार के किसी मतलब बहुत ही रिमोट एरिया में जाके सरकार बनाओ, तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उनको वहाँ की प्रॉब्लम्स का नहीं पता। वो प्रॉब्लम्स वहाँ की सरकार ज़्यादा बेहतर समझती है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसका फंक्शन होता है बिल्कुल बॉटम लेवल पर, या जिसे हम बोलते हैं ग्रास
रूट लेवल पर। सो ये ग्रास रूट लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव पिरामिड है एंड इट ऑपरेट्स एट ग्रास रूट लेवल, जहां पर पीपल इलेक्ट देयर लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो उनके एरिया को गवर्न करते हैं। ओके, सो द पर्पज इज टू सॉल्व द लोकल प्रॉब्लम्स। अब प्रधानमंत्री जी को नहीं पता कि मेरे एरिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट, कि क्या यहाँ पर गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ गई है या यहाँ पर कूड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा है या जो भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो लोकल लेवल पर लोगों को ज़्यादा पता होता है। और अगर लोकल लेवल की जो सरकार है वो इसे सॉल्व करे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव मेजर्स दे सकते हैं और इफेक्टिवली वो सॉल्व भी हो सकती है। देन इट ऑल्सो फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। जो हमारी कम्युनिटी की बेसिक नीड्स हैं वो भी ग्रास जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वही उन्हें सॉल्व कर पाती है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में दो लेवल्स पर होती है, एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन। रूरल मतलब वो गवर्नमेंट जो विलेजेस के लेवल पर होती है और अर्बन मतलब वो गवर्नमेंट जो टाउन्स और सिटीज के लेवल पर होती है। तो जैसे गांव होते हैं, गांव में पॉपुलेशन भी कम होती है, उनकी प्रॉब्लम्स कुछ अलग होती हैं, जैसे सड़क नहीं है या नाली नहीं बनी है या स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। वहीं पर जब ये पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है तो वो टाउन्स और सिटीज के अंडर आ जाती हैं, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, उनकी प्रॉब्लम्स भी अलग होती हैं। तो इसीलिए जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो रूरल और अर्बन में डिवाइडेड होती है। रूरल में 3 डिफरेंट लेवल पर बॉडीज होती हैं। सबसे नीचे होती हैं पंचायत, पंचायत के ऊपर आती हैं ब्लॉक समितिज और फिर आते हैं जिला परिषद। जिला का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक और बॉडी होती है जो रूरल लेवल पर चीज़ों को सॉल्व करती है। फिर हम आते हैं अर्बन में। तो अर्बन में जैसे पोर्ट ट्रस्ट होते हैं, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती है, म्यूनिसिपैलिटीज होती है और कंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं। ये वो जो पोर्ट्स और हार्बर्स को मैनेज करती हैं, ये जो मिलिट्री एरियाज होते हैं उनको मैनेज करती हैं, करेक्ट। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हम सब कुछ नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ इन पे फोकस करेंगे। तो हम शुरू करेंगे पंचायती राज सिस्टम के साथ। तो पंचायती राज सिस्टम, तो पंचायती राज इस वर्ड का जो मतलब है वो यही छुपा हुआ है, पंच मतलब 5। तो पुराने समय में क्या होता था, मतलब ये ऑलमोस्ट मुगल टाइम तक चला है, जब 5 बड़े बुजुर्ग लोग एक गांव कर मिलकर गांव के फैसले लेते थे, गांव की प्रॉब्लम्स को सुलझाते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने अपने ऑफिसर्स को गांव-गांव में भेज दिया और इस पंचायती राज सिस्टम को पूरी तरह से हटा दिया। अब वहां पर क्या होता था कि जो ऑफिसर्स थे, जो ब्रिटिशर ऑफिसर्स थे, वो गांव के लोगों की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते थे और जो गांव थे वो बिल्कुल पिछड़ने लग गए। अब क्या था कि जब हमने ये डिसाइड किया कि हमें इन ब्रिटिशर से आज़ादी चाहिए और हम अपना देश खुद बनाएंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपना देश खुद चलाएंगे, तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने कहा कि सबसे पहले हमें ज़रूरत है इस पंचायती राज सिस्टम को रिवाइव करने की। अगर हमारे गांव खुद सेल्फ सफिशिएंट होंगे, अपने फैसले खुद लेंगे और हमारे ग्रास रूट लेवल तक अगर डेमोक्रेसी होगी तो उससे हम स्ट्रांग बनेंगे। तो एक एक गांव स्ट्रांग बनेगा तो उससे हमारा जो पूरा देश है वो स्ट्रांग बनेगा। तो यहाँ पर काम हुआ वापस इस पंचायती राज सिस्टम को रिवाइव करने का, जहाँ पर लोगों ने पंचायती राज सिस्टम को रिवाइव किया और इस पंचायती राज सिस्टम को बेसिकली एक 3 टियर सिस्टम बना दिया गया, जिसमें सबसे नीचे आते थे पंचायत, ठीक है, जो एक गांव के जितने भी लोग थे, ठीक है, ये होती है विलेज लेवल पर। इसके ऊपर आते हैं जितने भी गांव के लोग हैं वो सारे पंचायत में आते हैं। इसके ऊपर आती है ब्लॉक समिति, राइट, और उसके ऊपर आती है जिला परिषद, करेक्ट। तो पंचायत मतलब बिल्कुल विलेज लेवल पर, फिर ब्लॉक समिति जो ब्लॉक के लेवल पर आती हैं, फिर जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर आती है। अब देखो इसको ऐसे समझो, पहले तो हमने क्या डिस्कस किया कि हमारा एक देश है इंडिया, हमारे देश में बहुत सारी स्टेट्स हैं, जैसे हिमाचल है, पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर है, फिर और नीचे आ जाओ तो महाराष्ट्र भी है, केरला, कर्नाटक, ये सारी हमारी स्टेट्स हैं,
बात क्लियर हुई। तो अब हर स्टेट को ना, अब एक स्टेट काफी बड़ी है तो इस स्टेट को ना हमने रफली डिवाइड कर दिया, राइट, और इसको हमने बना दिया, डिवाइड कर दिया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, करेक्ट। तो स्टेट्स हैं, स्टेट्स फर्दर डिवाइड हो गई डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड हो गई ब्लॉक्स में, और ब्लॉक्स के अंदर आ गए बहुत सारे विलेजेस। तो मतलब कि ऐसा कुछ मान लेते हैं, मैं पहले इसको क्लियर करती हूँ यहाँ से। तो ऐसा देखो, सिंपल सा है इसका फंडा कि हमारे पास ये एक गांव है, ठीक है, ये एक गांव है, ये दूसरा गांव है, ये तीसरा गांव है, ये चौथा गांव है, करेक्ट। ऐसे ही यहाँ पर और भी बहुत सारे हमने गांव बना दिए, ये हो गए हमारे गांव। अब हर गांव का ना एक अपनी पंचायत है जो विलेज लेवल पर है। इन्हीं 5-6 गांव को, जैसे अब मैंने इन 5-6 गांव को मिलाकर क्या बना दिया, एक ब्लॉक बना दिया। वहीं पर ये वाले मिलकर एक ब्लॉक बन गए, वहीं पर से ये जो 3 थे ये मिलकर एक ब्लॉक में आ गए। तो ये क्या हो गए, कुछ गांव ने मिलकर एक ब्लॉक बना दिया, और यही सारे ब्लॉक्स मिलकर क्या बन गए, एक जिला बन गए। जिला मतलब वो बन गए डिस्ट्रिक्ट, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर क्या बन गए, स्टेट बन गए, और बहुत सारी स्टेट्स मिलकर क्या बन गई, हमारी कंट्री इंडिया बन गई। तो समझ आ गए, समझ आया आपको। तो विलेजेस मतलब कि हम बात कर, पंचायत मतलब हम विलेज लेवल की बात कर रहे हैं। जब बहुत सारे विलेजेस, कुछ विलेजेस एक साथ आए तो बन गया एक ब्लॉक। अब जब कुछ ब्लॉक्स हैं वो एक साथ आए तो बन गया डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट एक साथ आए तो बन गई स्टेट, और स्टेट सारी की सारी एक साथ आई तो बन गई हमारी कंट्री इंडिया, करेक्ट। तो इस तरह हमारा पूरा एक पंचायती राज सिस्टम रिवाइव हुआ, और ये था हमारा 3 टियर सिस्टम। तो यही है हमारे पंचायती राज सिस्टम की हिस्ट्री, जहां पर हम ओरिजिन ऑफ पंचायत की बात करते हैं। तो पंच, जैसे हमने बात की, ग्रुप ऑफ 5 पीपल, तो ट्रेडिशनली जो 5 बड़े बुजुर्ग होते थे वो मिलकर पूरे गांव की लोकल प्रॉब्लम्स को मैनेज करते थे, इश्यूज को, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते थे। सो देयर डिसीजन वर बाइंडिंग द विलेज। तो उनका जो डिसीजन था ना वो लोगों को जोड़ के रखता था, टूटने नहीं देता था। तो एवोल्यूशन क्या हुआ कि जब मतलब मुगल पीरियड तक तो ये अच्छा चला, लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया तो ये सब कुछ डिक्लाइन हो गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सिस्टम वाज रिवाइव्ड अगेन, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर हमारे कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है एक ट्रू सेंस में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ग्रास रूट लेवल से डेमोक्रेसी की बिगनिंग करें, और हम पंचायती राज सिस्टम को रिवाइव करें, इस लोकल सिस्टम को रिस्टोर करें। तो इसीलिए देयर वर द 3 पार्ट्स ऑफ द विलेज पंचायत सिस्टम, द कंपोनेंट्स ऑफ द पंचायती राज इन विलेजेस। अब अगर हम पंचायती राज सिस्टम की अगर हम विलेजेस में बात करें तो क्या क्या होते हैं, देयर इज ग्राम सभा, एक जनरल बॉडी होती है विलेज की, देयर इज ग्राम पंचायत, और एक होती है न्याय पंचायत। ठीक है, तीनों को समझते हैं। पहला है ग्राम सभा, जहां पर ये जनरल बॉडी होती है विलेजेस की, जहां पर पूरे गांव के जो वोटर्स होते हैं, वोटर्स मतलब वो लोग जो 18 ईयर्स और उससे ज़्यादा होते हैं, वो सब मिलकर गांव की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो कौन हो गए, ये हो गई हमारी ग्राम सभा। अब ग्राम सभा से ऊपर आता है ग्राम पंचायत। तो यही सारे लोग जो 18 साल और उससे ऊपर के हैं वो वोट करते हैं। किसको वोट करते हैं, वो वोट करते हैं अपना एक लीडर इलेक्ट करने के लिए, राइट। तो वो बन जाता है, तो वहां पर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी हो जाती है जो गवर्न करती है उस पंचायत को। तो इसमें आते हैं जैसे सरपंच, वार्ड मेंबर्स, जो इलेक्ट किए जाते हैं इन लोगों के थ्रू, जो वोट देते हैं, जो वोटर्स होते हैं, और फिर ये लोग उस जगह की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए काम करते हैं। उसके बाद आती है न्याय पंचायत, एक ऐसी पंचायत जो लोकल डिस्प्यूट्स को और माइनर केसेस को हैंडल करती है। अब जैसे कहीं गांव में 2 लोगों के बीच झगड़ा है, कोई फाइट हो गई, ऐसे बहस करते करते लड़ाई में वो बदल गई, तो उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करना, राइट। या फिर लोगों के बीच ज़मीन को लेकर झगड़ा है तो उसको ही बिल्कुल लोकल लेवल पर आकर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करना, ताकि जल्दी से सॉल्यूशन मिले और लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। तो ऐसे आ जाती है हमारी न्याय पंचायत। अब आती है ग्राम सभा।
ग्राम सभा की बात करें, सो द विलेज असेंबली, विलेज असेंबली ऑफ विलेजर्स विद अ पॉपुलेशन ऑफ 500 एंड मोर। तो ये एक विलेज की असेंबली होती है उन विलेजर्स की जिनकी पॉपुलेशन होती है 500 या उससे ज़्यादा। तो इसमें जो भी एडल्ट मेंबर्स होते हैं विलेज के, वो इस ग्राम सभा का पार्ट होते हैं। इनका फंक्शन होता है कि साल में 2 बार मीटिंग्स करनी है, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, जो भी लोकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करना है और अपने मेंबर्स को इलेक्ट करना है। सो इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। अब बात करते हैं कि ग्राम पंचायत बनती कैसे है। तो ग्राम पंचायत बनती है इन इलेक्टेड मेंबर्स से। किसके? जो ग्राम सभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनसे बनती है ग्राम पंचायत। इट इज कंपोज्ड ऑफ द सीनियर मेंबर्स ऑफ द विलेज, और इसमें सीट रिजर्वेशन भी होती है, जिससे इसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, और साथ ही साथ देयर इज 1/3 ऑफ द सीट्स विच आर रिजर्व्ड फॉर विमेन। तो महिलाओं के लिए भी 1/3 सीट्स रिजर्व होती हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत की इम्पोर्टेंस क्या है? अब हमने देख लिया कि ग्राम सभा है, उसमें जितने भी वोटर्स हैं वो मिलकर एक मेंबर्स इलेक्ट करते हैं जो ग्राम पंचायत बनाते हैं, सरपंच, वार्ड मेंबर्स बनाते हैं। तो बात ये है कि ये तो समझ आ गया कि वहाँ पर रिजर्वेशंस भी हैं, वो काम मतलब लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, बट काम करते क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? सो दे सपोर्ट द विलेजर्स, दे असिस्ट द विलेजर्स इन डे टू डे प्रॉब्लम्स। कि अगर मान लो कि किसी का खेत है, वो इतनी दूर है कि वहाँ तक ट्रैक्टर नहीं पहुँच पा रहा है, तो वो अपनी ज़मीन को वो अपनी ज़मीन में फसल नहीं उगा पा रहा है, तो उस खेत तक कैसे ट्रैक्टर को पहुंचाना है ताकि वो भी फसल उगा पाए, ये काम, ये डिस्कशन वो ग्राम पंचायत से कर सकता है। तो वो उसको असिस्ट करेंगे उस विलेजर को कि हम कैसे आपकी ज़मीन को में बीज बोएं, कैसे आप भी अपनी फसल लगा सको। देन इट परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, इकोनॉमिक एंड जुडिशियल फंक्शंस। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, इकोनॉमिक, मतलब जितने भी ये फंक्शंस हैं वो सारी की सारी ग्राम पंचायत ही हैंडल करती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन करना, जैसे कि रिकॉर्ड्स बनाना या फिर प्लानिंग करना, तो ये सब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में। सोशल फंक्शंस जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन या अवेयरनेस स्प्रेड करना। फिर इकोनॉमिक मतलब फार्मर्स के लिए स्कीम्स लाना, कैटल्स के लिए कुछ नई स्कीम्स लाना, वहीं पर लोगों के लिए जॉब्स जनरेट करना। दिस ऑल कम्स अंडर इकोनॉमिक फंक्शंस। देन जुडिशियल फंक्शन जैसे कि न्याय पंचायत बनाना, जहां पर लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और फास्ट ट्रैक सॉल्व करना ताकि उनकी प्रॉब्लम सालों तक लटकी ना रहे। देन एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन, तो दिस इन्वॉल्व्स विलेजर्स इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो लोगों, विलेजर्स को इन्वॉल्व करती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। एंड इट एनकरेजेस गवर्नेंस एट द ग्रास रूट लेवल। तो बहुत सारे ऐसे हमारे नेता हैं जो इसी ग्रास रूट लेवल से उठे हैं और आज हमारे देश में बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं। तो बेसिकली जो मेन जो ग्रास रूट लेवल पर जो काम करता है, उनको लोगों की प्रॉब्लम्स पता चलती हैं, उनको पॉलिटिकल सिस्टम समझ आता है और कैसे लोगों को एड्रेस करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो ऐसे बड़े बड़े नेता यहाँ से उभर कर आते हैं। देन कमिंग ऑन टू द बिल्डिंग कैपेसिटी, सो इट ट्रेन्स यूथ टू बी गुड लीडर्स। जैसे कि अभी हमने बात की, जो ग्रास रूट लेवल से काम करते हुए आते हैं, तो उन यूथ के लिए ना ये जो लोकल गवर्नमेंट है या ये जो ग्राम पंचायत है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लोगों की प्रॉब्लम्स को समझकर उनको सॉल्यूशन देना और उनको एक बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे हम पॉलिटिक्स में हम काम करते हैं, कैसे हम लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। देन इट प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी। तो लोगों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यंग लीडर्स में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ सफिशिएंसी ये लोगों में लेकर आते हैं। नाउ द कोर ऑफ द पंचायती राज, सो इट फॉस्टर्स द म्यूचुअल हेल्प एंड कोऑपरेशन। तो पंचायती राज का जो कोर चीज़ है ना, जो कोर फंक्शंस है, वो ये है कि ये लोगों के बीच में कि एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ना, कोऑपरेट करना एक दूसरे के साथ, ये चीज़ प्रमोट करता है। देन इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। तो
ग्राम पंचायत ही है जो पंचायती राज सिस्टम का एक बेस बनाता है। देन कमिंग ऑन टू द फंक्शंस ऑफ द पंचायत, तो पंचायत के फंक्शंस क्या हैं और पंचायत का स्कोप क्या है। तो अगर हम बात करें स्कोप की और रोल की, तो जो विलेज पंचायत होती है वो एक बेसिक यूनिट होता है किसी भी पंचायती राज सिस्टम का, और इसके मेन फंक्शंस होते हैं और वो सिर्फ विलेज तक लिमिटेड होते हैं। विलेज पंचायत के सिर्फ विलेज तक क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कुछ कंपलसरी होते हैं, कुछ ऑप्शन होते हैं। कंपलसरी फंक्शंस क्या हैं, मतलब वो चीजें जो उनको करनी ही पड़ेंगी, वो होते हैं असेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि वहां के लिए रोड्स, ब्रिजेस, ड्रेन्स, टैंक्स और वेल्स कंस्ट्रक्ट करना। जैसे कुछ टाइम पहले अगर आपने सुना हो तो हर घर में शौचालय की स्कीम चली थी, जहां पर गांव के हर घर में लोगों के घरों में हर एक घर के साथ एक पर्सनल टॉयलेट बनाया गया, ताकि जो क्लीनलीनेस है हमारे आसपास वो बनी रहे और लोग उन वॉशरूम्स में जाएं और अपने आसपास की जगहों को साफ रखें। देन इट प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज बाय सेटिंग अप डिस्पेंसरीज एंड हेल्थ सेंटर्स। तो आपने देखा होगा कि 5-6 विलेजेस को मिला कर ना छोटी छोटी डिस्पेंसरीज बनाई होती हैं, और ये डिस्पेंसरीज क्या करती हैं, जो आसपास के विलेजेस हैं उनकी जो छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज हैं उनको सॉल्व करती हैं। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर वो बड़े हॉस्पिटल्स को रेफर करती हैं। हेल्थ सेंटर्स बनाए जाते हैं, इवन हेल्थ चेकअप कैंप्स भी लगाए जाते हैं। देन इट सप्लाइज द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो हर गांव के घर में नल होना चाहिए और उस नल में पानी आना चाहिए और वो पानी साफ होना चाहिए। देन मेंटेन्स क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीट्स एंड रोड्स। तो ये रोड्स को और स्ट्रीट्स को साफ रखने का काम भी करती हैं। वैक्सीनेशन एंड इनॉक्यूलेशन टू प्रिवेंट डिजीजेज। अब जैसे कोविड आया था तो कोविड में भी गांव में हर एक को वैक्सीनेशन देना, कोविड की वैक्सीन लगाना, ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। ये भी पंचायत का ही काम होता है। अब दूसरे आते हैं अदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स एंड मेंटेन्स क्रीमेशन एंड बरियल ग्राउंड्स। तो क्या बुलाते हैं इन्हें, क्रीमेशन ग्राउंड्स या बरियल ग्राउंड्स हर एक गांव का अपना अपना होता है, तो वो भी बनाना, उनको मेंटेन करके रखना ग्राम पंचायत का काम है। इट प्रोवाइड्स प्राइमरी एजुकेशन इन द विलेजेस। इवन अगर अब आप देखो तो हर गाँव में एक आंगनबाड़ी स्कूल होता है और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को बेसिक पढ़ाया भी जाता है और उन्हें अच्छा खाना भी मिलता है। नाउ रिकॉर्ड्स बर्थ एंड डेथ, ये भी पंचायत का काम है। इम्प्रूव्स farms and kettles and it also ensures the welfare of the weaker sections of the society। तो जो लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके वेलफेयर के लिए भी ये काम करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द ऑप्शनल फंक्शंस। तो ऑप्शनल फंक्शनल में जैसे आते हैं डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी सर्विसेज, जैसे कि प्लेग्राउंड्स बनाना या रेस्ट हाउसेस बनाना, वहीं पर टीवी इंस्टॉल कराना, रेडियो सेट्स इंस्टॉल कराना इन द कम्युनिटी सेंटर्स, ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स और कुछ केटल फेयर्स या फिर विलेज की मार्केट्स को एस्टैब्लिश करना। ये भी इनके फंक्शंस हैं, बट ये ऑप्शनल है। मतलब जो पहले कंपल्सरी फंक्शंस हैं उन पर ध्यान देना है, इन फंक्शंस के ये भी करना है, लेकिन उन कंपल्सरी चीजों को करने के बाद। अब हम आते हैं न्याय पंचायत में। न्याय पंचायत मतलब एक ऐसी पंचायत जो लोगों को न्याय दिलाने का काम करती है। जैसे इसका रोल और पर्पस क्या है कि ये ना कुछ विलेजेस में होती है, जैसे कि 2-3 विलेजेस को मिला के एक न्याय पंचायत होगी एंड द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द ग्राम पंचायत। तो वो मेंबर्स है, वो ग्राम सभा में कौन आ रहा था, विलेज के सारे एडल्ट्स 18 एंड प्लस जो वोटर्स हैं सब आ रहे थे। पंचायत में कौन आ रहा था, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, जैसे सरपंच है या फिर वार्ड मेंबर्स हैं। वहीं पर ग्राम पंचायत में न्याय पंचायत में कौन आता है, ये वो मेंबर्स होते हैं जिन्हें ग्राम पंचायत इलेक्ट करती है, राइट। तो वो न्याय पंचायत में आते हैं। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो आप ध्यान रखना, वो ये है कि अगर कोई भी ग्राम पंचायत का मेंबर है तो वो न्याय पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता। तो मतलब या तो वो ग्राम पंचायत में पोस्ट होल्ड कर सकता है या फिर न्याय पंचायत में, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो सकता। नाउ द फंक्शंस, दे सेटल डिस्प्यूट्स अमंग द विलेजर्स। तो किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट है उसको सेटल करना, वहीं पर ऑफर चीप एंड स्पीडी मेथड्स टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, कि अगर मान लो गलती हो गई है या किसी से किसी का नुकसान हो गया है तो उसको थोड़े पैसों में सॉर्ट आउट कर देना, और जो
मतलब रिजॉल्व करनी है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी जल्दी रिजॉल्व करनी है, कि वो कोर्ट केसेस की तरह सालों साल वो केस नहीं चलना चाहिए। तो स्पीडी एंड फास्ट मतलब रिजॉल्व करने के मेथड्स न्याय पंचायत बताती है। अब हम बताते हैं द फीचर्स ऑफ द न्याय पंचायत। तो यहाँ पर लीडरशिप स्ट्रक्चर्स क्या होता है, तो बेसिकली दिस इज हेडेड बाय द प्रधान और द सरपंच हु इज इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। तो जो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं वो अपना एक पंच या फिर प्रधान या सरपंच को इलेक्ट करते हैं, बस वही इसका हेड होता है, उसी की लीडरशिप के अंडर ये होता है। वाइस सरपंच या फिर उप प्रधान इज ऑल्सो इलेक्टेड टू असिस्ट और सब्सटीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर उप प्रधान या फिर वाइस सरपंच भी होता है, जो जिसे इलेक्ट किया जाता है, जो असिस्ट करता है या सब्सटीट्यूट करता है यहाँ पर। नाउ द की फंक्शन, सो की फंक्शंस आर द सरपंच अनाउंसेस एंड ऑर्गेनाइजेस मीटिंग्स। जो सरपंच होते हैं वो अनाउंस करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं मीटिंग्स को, वो डॉक्यूमेंट्स को साइन करते हैं, दे कोऑर्डिनेट पंचायत की एक्टिविटीज एंड ऑल्सो जो पंचायत का टर्म होता है वो 3 to 5 years का होता है हमारी कंट्री में। नाउ कमिंग ऑन टू द रोल इन जस्टिस, जो अब अगर हम आए न्याय पंचायत में, तो न्याय पंचायत के फंक्शंस क्या होते हैं, तो इनका जस्टिस में क्या रोल है। सबसे पहले हैंडल पिटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, वहीं पर पार्टीज एक्सप्लेन देयर केसेस डायरेक्टली टू पंचायत, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डायरेक्टली पंचायत के सामने रखती हैं। पावर्स एंड लिमिटेशंस, सो दे कैन इम्पोज ओनली स्मॉल फाइन्स, जैसे 100 रुपये 50 रुपये फाइन कर दिया, बहुत बड़ा फाइन इम्पोज नहीं कर सकते। दूसरा, दे कैन नॉट सेंड पीपल टू जेल, कि अब अच्छा अब तुमने ऐसा किया, अब चलो तुम्हें 2 साल की मैं जेल की सजा सुनाता हूँ, तो ऐसा भी यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो एक तो बहुत छोटा सा फाइन लगेगा और वो किसी को जेल नहीं भेज सकते। देन व्हाट इट एम्स टू डिलीवर द जस्टिस दैट इज चीप, क्विक एंड लोकल, एंड इट अपील्स जो हैं, इफ डिससेटिस्फाइड पार्टीज कैन अपील टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और द हाई कोर्ट। अगर कोई डिससेटिस्फाई होता है कि मतलब जो न्याय पंचायत ने फैसला सुनाया है और आप उससे अग्री नहीं करते हो, तो अब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स लेने के बाद। लेकिन अब आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे और आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा शायद न्याय मिलने में, डिपेंडिंग ऑन कि कितने केसेस चल रहे हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द ब्लॉक समितिज, तो कुछ विलेजेस को एक साथ मिलाते हैं तो एक ब्लॉक बन जाता है, करेक्ट। तो व्हाट इज द नीड ऑफ द ब्लॉक समितिज, जब हमने पंचायत के लेवल पर, जब हमने विलेज के लेवल पर पंचायत बना दी हैं, तो ब्लॉक्स की क्या जरूरत है। सो सम विलेज प्रॉब्लम्स आर टू लार्ज फॉर अ सिंगल पंचायत टू सॉल्व। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ विलेज की प्रॉब्लम्स होती हैं वो इतनी बड़ी होती हैं कि एक सिंगल पंचायत उसको सॉल्व नहीं कर पाती है, जैसे कि एक हॉस्पिटल बनाना है या फिर एक हाई स्कूल बनाना है। तो हर एक विलेज में तो हम हाई स्कूल नहीं बनाएंगे या हर एक विलेज में हम एक बड़ा सा हॉस्पिटल तो नहीं खोलेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये एक ब्लॉक मिलकर हैंडल करता है, जिसमें कुछ विलेजेस आते हैं। फॉर्मेशन, सेवरल विलेजेस आर ग्रुप्ड टू फॉर्म अ ब्लॉक, जैसे हमने बात की। सो विलेज पंचायत इन अ ब्लॉक आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ब्लॉक समिति और पंचायत समिति। तो इसे ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति बुलाया जाता है, जहां पर सारी पंचायत जो हैं वो इन सब गांव की पंचायतों को मिलाकर ये एक ब्लॉक बन जाता है। सो रोल इज द पंचायत समिति यूजुअली मैनेजेस द नीड्स ऑफ अबाउट 100 विलेजेस। तो कुछ 100 विलेजेस होंगे और उन 100 विलेजेस को मिलकर एक ब्लॉक बनाया जाएगा और वहां पर बनेगी ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति। नाउ द कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लॉक समिति, जो ब्लॉक समिति होती है, द सरपंच फॉर फ्रॉम एवरी विलेज पंचायत अंडर द ब्लॉक। तो इस ब्लॉक समिति में हर एक सरपंच आएगा, जितने भी, जैसे मान लो 100 विलेजेस हैं तो 100 विलेजेस के जो सरपंच हैं वो इस ब्लॉक समिति में आएंगे। बात क्लियर हुई। नाउ द चेयरपर्सन ऑफ द टाउन एरिया और कमिटी, तो यहाँ पर किसी भी टाउन एरिया का जो कमेटी होगा उसका एक चेयरपर्सन होगा। एमपीज और एमएलए जो विधानसभा के होंगे, दे रिप्रेजेंट द ब्लॉक, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी याद भी रखनी पड़ेंगी, लेकिन काफी सारी ऐसी हैं जो अपने आसपास देख के हम समझ सकते हैं। नाउ द मेंबर्स
यहाँ पर भी रिजर्वेशन होती है। तो यहाँ पर मेंबर्स कैन बी SCs, STs या अदर बैकवर्ड क्लासेस के मेंबर्स भी होते हैं। So now the reservation and the leadership. So 1/3 reservation is for the women and members elect chairperson and vice chairperson. तो यहाँ पर जैसे हमने बात की कि जो चेयरपर्सन होता है उस टाउन का या एरिया का या कमेटी का, वो भी इस ब्लॉक समिति का मेंबर होता है। तो अगर ये जो चेयरपर्सन है इसको इलेक्ट कौन करेगा, तो इसको इलेक्ट करेंगे ये जो मेंबर्स होते हैं, वही उसका चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन को इलेक्ट करते हैं। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन, सो यहाँ पर होते हैं BDOs, जिन्हें हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स बुलाते हैं, ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स। तो बेसिकली ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ये ऑफिसर्स होते हैं, ये सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, ये यहाँ की डेवलपमेंट प्लान्स को देखते हैं और ये देखते हैं कि जो सोचा है, जो डिसाइड हुआ था, क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, क्या वहाँ की डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है। जो ब्लॉक समिति के फंक्शन होते हैं उसमें सबसे पहले आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंट रूल्स। सबसे पहले इट सुपरवाइजेस द विलेज ऑफ वर्किंग ऑफ द विलेज पंचायत इन इट्स ब्लॉक। तो एक तो इनका काम है कि जो विलेज पंचायत हैं उनके काम को सुपरवाइज करना। तो ऐसा नहीं है कि पंचायत बन गया, सरपंच बन गया है, अब वो जो मर्जी करे, नहीं, उनके ऊपर ब्लॉक समिति बैठी है जो उनके काम को देखेगी कि हाँ वो काम कर रहे हैं या नहीं। दूसरा, अरेंजेस फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब मान लो जो हमारा एक ब्लॉक बना था उसमें थे 100 विलेजेस। ये 100 विलेजेस में हमने सोचा है कि हम इस ब्लॉक में हम एक बड़ा सा एक हॉस्पिटल बनाएंगे जो यहाँ के लोगों को अच्छी से अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज देगा। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा गवर्नमेंट से। तो ये जो ब्लॉक समिति होगी ये गवर्नमेंट से फंड्स की रिक्वेस्ट करेगी, वो फंड्स आएंगे, फिर यहाँ पर उस प्लान मतलब वो जो प्लान हमने सोचा था वो इम्प्लीमेंट होगा और इस पैसे का यहाँ पर यूज होगा। इट प्रिपेयर्स कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कि इरिगेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज एंड ऑल्सो द सप्लाई ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ऑल्सो द सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस, अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड सपोर्ट फंक्शंस में आता है। जैसे वो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती हैं विलेज पंचायत को, ताकि वो अपने अपनी पंचायत में, अपने अपने विलेजेस में काम कर सकें। अगर वहाँ पर पहले गांव में टूटी फूटी सड़कें होती थी, राइट, अब वहीं पर गांव में पक्की सड़कें, जो गलियां भी हैं वो भी पक्की कर दी गई हैं, प्रॉपर नालियां बना दी गई हैं, ड्रेन्स प्रॉपर बना दिए गए हैं, राइट। तो ये सारा काम होता है किसका? ब्लॉक समिति का, कि वो पंचायत को पैसे दे और पंचायत उन पैसों का सही यूज करे, राइट। आगे बढ़ते हैं जिला परिषद। तो जिला परिषद सबसे ऊपर आता है। तो जैसे मैंने बताया था जिला क्या होता है? जिला होता है डिस्ट्रिक्ट। सो द रोल, व्हाट इज द रोल इन पंचायती राज? तो पंचायती राज में ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता है और इट हेड्स द पंचायती राज सिस्टम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन ऑल स्टेट्स। तो हर स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है वो है जिला परिषद, करेक्ट। सो जिला परिषद में कौन कौन होते हैं? तो इसमें मेंबर्स होते हैं चेयरपर्सन, जो हर ब्लॉक का चेयरपर्सन है, राइट। जो मेंबर्स थे उन्होंने अपना एक चेयरपर्सन और एक वाइस चेयरपर्सन चुना था, तो वही चेयरपर्सन, हर ब्लॉक का चेयरपर्सन आता है, इस जिला परिषद का एक मेंबर होता है। देन द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब विधानसभा और विधान परिषद का जो मेंबर होता है वो भी यहाँ का एक मेंबर होता है। देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज एमपीज, अगर वहाँ का एरिया का कोई एमपी है तो वो भी इसका मेंबर होगा। देन डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स सच एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, तो ये सब भी यहाँ के मेंबर्स होते हैं। जो डीसी होता है ये भी यहाँ का एक मेंबर होता है। रिजर्वेशन, अगेन देयर इज अ रिजर्वेशन फॉर SC, STs एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड 1/3 रिजर्वेशन इज देयर फॉर विमेन मेंबर्स। नाउ कमिंग ऑन टू द फंक्शंस, तो ये जो मेंबर्स हैं कौन कौन है ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। फंक्शंस में क्या आते हैं? तो देखो सबसे पहले कि ये जिला के लेवल पर है और इसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स आते हैं। तो जिला का काम है इन ब्लॉक्स को सुपरवाइज करना, इन ब्लॉक समितिस को सुपरवाइज करना और पंचायत को भी सुपरवाइज करना। देन इट एडवाइसेस स्टेट गवर्नमेंट ऑन पंचायती राज ऑपरेशंस, ठीक है। तो पंचायती राज ऑपरेशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारी एडवाइस यही जिला परिषद स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं।
बजट्स को अप्रूव कराते हैं, जो भी ब्लॉक्स में पैसा चाहिए या पंचायत में पैसा चाहिए उस बजट को अप्रूव करा के फंड्स को एलोकेट करते हैं। देन डेवलपमेंटल ओवरसाइट, तो इट ओवरसीज द कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, जो ब्लॉक समितिज के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको देखना, सेंट्रल डेवलपमेंट स्कीम्स को देखना, 5 ईयर प्लान्स जैसे कि, देन मॉनिटर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड अंडरटेक द माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, जो छोटे छोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं कि अगर दूर दूर तक लोगों के खेत हैं, वहाँ पर पानी नहीं है, तो पानी कैसे पहुँचाया जाए, इरिगेट कैसे किया जाए उनकी लैंड्स को, ये भी जिला परिषद का ही काम होता है। अब अगर हम इनके एडिशनल रोल्स की बात करें तो एडिशनल रोल्स में जैसे टू बिल्ड एंड मेंटेन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, हेल्थ केयर सिस्टम्स, देन इट एस्टैब्लिशेस एंड सपोर्ट्स कोऑपरेटिव्स, इंडस्ट्रीज एंड आर्ट एंड क्राफ्ट इनिशिएटिव्स। तो ये बेसिकली ना अगर हम जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद एक कनेक्टिंग लिंक होता है स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत समितिज का, राइट। तो मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है, बीच में जिला परिषद है और इस तरफ है हमारी पंचायत समिति। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? जिला परिषद। तो जिला परिषद जो है वो पंचायती राज सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विच एनकरेजेस डेमोक्रेटिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, कोऑपरेशन बिटवीन विलेजर्स, एक्सपर्ट्स एंड ऑफिसर्स। तो अगर कहीं को सड़क निकलनी है, उसके बीच में किसी की लैंड आ रही है, तो लोगों का ऑफिसर्स के बीच में, एक्सपर्ट्स के बीच में और विलेजर्स के बीच में एक पूरा कनेक्शन, मतलब एक पूरा कोऑपरेशन बनाना ताकि वो डेवलपमेंट अच्छे से करा सके, जिसमें सब खुश हों और सबकी किसी की ज़मीन भी जा रही है तो उसको भी जो भी मुआवजा मिलना चाहिए या कहीं और ज़मीन मिलनी चाहिए वो मिले। देन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, मतलब बीडीओज के बीच में, डीसीज के बीच में और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखना पंचायती राज सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। So this was all from our today's session, जहाँ पर हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आपको समझ आया है किस जगह पर जैसे न्याय पंचायत में या ब्लॉक समिति में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बाकी फंक्शंस को अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के फंक्शन या विलेजेस की प्रॉब्लम्स को समझोगे तो फंक्शंस आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। कोई भी डाउट हो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक करना। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।